हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जो कि एक डिफेंस लॉयर है फ्रॉम चंद्रपुर, एडवोकेट इंदर पुगलिया जी। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे एक चाइल्ड अवेयरनेस के बारे में, और कुछ एक्ट होते हैं, पोक्सो एक्ट, और चाइल्ड अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें ऐड होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। सो हेलो इंदर भैया, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी के बारे में बताइए। बेसिकली मैं 2008 में ये लॉ पास आउट हुआ हूँ। हाँ हाँ। उसके पहले मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था लॉ फील्ड में आने का, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए जिस वजह से लॉ में आ गया। तो मैंने LLB 5 ईयर्स कंप्लीट किया है चंद्रपुर से। उसके बाद मास्टर डिग्री परस्यू की है पुणे से, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से। फिर उसके बाद मेरा इंटेंशन तो ऐसा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करनी है। तो जब मैं सिम्बायोसिस में था उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिस वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट में डिमाइस श्री राम जेठमलानी जी के एक स्टॉलवर्ट है लीगल फील्ड में, उनके साथ 6 महीने काम करने का मौका मिला। अच्छा। तो उनके साथ जो भी मैंने सीखा है वो अभी मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और उसको आगे लेके जा रहा हूँ। इंडिया में कितने तरह के लॉ होते हैं, लॉयर्स? लॉयर्स जनरली सिविल और क्रिमिनल ऐसे दो बाइफरगेट होता है। ओके। बट उसके जो ब्रांचेस है उसमें और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। सिविल में आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट होते हैं, बाकी जनरल डिस्प्यूट रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड वो आते हैं। क्रिमिनल का जो सिस्टम होता है उसमें काफ़ी सारे हो गए, जैसे चाइल्ड एब्यूज़ हो गया, मैट्रिमोनियल्स मैटर हो गए, उसके बाद मर्डर हो गया, ये सब चीज़ें उसमें आती है। तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। एक क्रिमिनल लॉयर होने में क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? क्रिमिनल लॉयर में डिफ़िकल्टीज़ ये आती है ना कि क्रिमिनल के जो केसेस आपके पास आते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, एक आदि चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड केस आता है, तो उस केस में अगर छोटा बच्ची के अगेंस्ट या बच्चे के अगेंस्ट कुछ ऑफेंस होता है, तो जब वो कोर्ट में आते हैं तो हमको वो बच्चे के हिसाब से हमको क्वेश्चंस तैयार फ्रेम करने पड़ते हैं। और एक आदि छोटे बच्चे के साथ अगर कुछ असॉल्ट होता है तो फिर हम सोसाइटी में भी जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे ऊपर को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे डील करते हैं, क्योंकि एक चाइल्ड एब्यूज़ या रेप जो है ये एक मिनांक है सोसाइटी के लिए। तो हमें भी सोसाइटी उस नज़र से देखती है कि हम सोसाइटी में अगर जाते हैं तो सोसाइटी ऐसा ट्रीट करती है, ये क्रिमिनल एक्यूज़ को बचा रहा है, मतलब आरोपी को बचा रहा है। तो उसमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट अगर आप लॉ देखोगे तो लॉ में लिखा है कि आप किसी भी क्रिमिनल केस को अवॉइड नहीं कर सकते। कोई भी आरोपी जिसने क्राइम किया है उसका जब तक कि कोर्ट में गिल्ट प्रूव नहीं होता है वो इनोसेंट है। और मैं वो ब्रीफ लेने से उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ ये सोच के कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगा तो कोई और लेगा। बट बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, फैमिली को सेटबैक होता है, फैमिली अपोज करती है कि आप जो केसेस कोर्ट में फ़ाइट कर रहे हो क्रिमिनल के, उसमें हमारे बच्चों पे क्या असर जाएगा। बट देन प्रोफेशन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उसको आगे लेके चलते जाना है। राइट। लेकिन एक मेंटल हेल्थ होती है ना, आपको आपके फैमिली के साथ भी रहना है, एंड देन सोसाइटी की बातें भी सुनना है, क्योंकि आप एक क्रिमिनल लॉयर हो ना। तो उसमें क्या डील करना पड़ता है, मतलब मेंटेलिटी क्या होती है, खुद से क्या डील करना पड़ता है, और उस टाइम में आपको उसके लिए जस्टिस भी प्रोवाइड करना है, डिफेंस भी करना है। आपका जो एक ये जो क्वेश्चन है आपने उसको 3 इसमें फ्रेम किया है। वो ऐसा है कि फैमिली का इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके बाद मैंने अगर एक एक्यूज़ का आरोपी का केस लिया है तो मुझे उसको भी जस्टिस देना है और मुझे सोसाइटी को भी फेस करना है। तो जब आप एक क्रिमिनल लॉयर केसेस लड़ते हो, आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, तो ये तीनों भी चीज़ जो है मेन इंग्रेडिएंट है आपके लाइफ के, ये तीनों भी इंग्रेडिएंट में ना आप महारत हासिल कर लेते हो। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। अगर हम इसमें पहला ले आपकी फैमिली, तो सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और उनको ये कन्विंस करना, क्योंकि मैं तो एक केस लड़के चले जाता हूँ, बट जब मेरी फैमिली सोसाइटी में जाती है तो वहाँ पे उनको क्वेश्चंस रेज होते हैं कि हमने सुना है कि आपके हस्बैंड ने, आपके फादर ने एक आरोपी को बचाया, बट उसके पीछे की जो चीज़ें होती है, जो बचाने का जो चीज़ है,
और किस तरीके से बचाया है, वो सब डिफरेंट होती है, ये कॉमन मैन नहीं समझ सकता। उसके बाद हमारे पे एक मेंटल प्रेशर ये होता है कि आपको वो केस से रिलेटेड जो एक्यूज़ है, मतलब आरोपी जो होता है, आपको उसको बचाना है, साथ साथ आपको सोसाइटी को फेस करना है, और साथ साथ आपकी फैमिली को भी बचाना है। तो ये तीनों, इसमें जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो हमको न्यूट्रल रखना पड़ता है, क्योंकि हमको तीनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। एक आधी क्रिमिनल मैटर को आपने, अगर आपका मेंटल स्टेट प्रॉपर नहीं रहा तो आपकी जो सही केस आप जीतते हो वो भी आपके हाथ से चली जाती है, क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जब एक विटनेस अगर कोर्ट में आता है तो वो विटनेस जब विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, जब उसको हम क्वेश्चंस करते हैं, उस टाइम पे अगर मेरा मानसिक संतुलन प्रॉपर नहीं रहेगा तो मैं उसको क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं करे और जो भी आंसर मैं चाहता हूँ उस हिसाब से नहीं मिले तो मैं केस वहीं पे हार जाऊँगा। उस वजह से क्या होगा, जो मेरा क्लाइंट होता है वो मेरे से दूर चले जाएगा। तो हमको वो भी संतुलित रखना पड़ता है कि आप, हमारा मेंटल प्रेशर बिल्कुल ना हो हम पे, बाकी भी हमारा संतुलित रहे, ताकि हम आगे बढ़ते जाए। ये चीज़ आपको डिफ़र दिखेंगी सिविल लॉयर में, क्योंकि वहाँ इतना मेंटल प्रेशर नहीं होता है, और क्रिमिनल में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। और एज आपके अब तक के करियर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल केस जो आपने हैंडल किया है, ऐसा कौन सा केस है जो आप शेयर करना जी, चाहेंगे? ऐसे काफ़ी सारे हैं, बट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो कि जिसमें अल्टीमेटली मुझे आरोपी को मैं बचाने में कामयाब हो गया था। उसमें ऐसा हुआ था, शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ नाम वगैरह। इट्स वेरी तो 3 साल की बच्ची थी एक, चंद्रपुर का ही प्रॉपर केस है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं। एक 3 साल की बच्ची थी, वो घर में अकेली थी। तो उसके बाजू वाले जो नेबर है वो अराउंड 55-60 ईयर्स के थे। वो कहीं जा रहे थे, ही वॉज ड्रंकर्ड, कोविड पीरियड का टाइम है, वो टोटली ड्रिंक करके थे। तो वो उस लड़की के पास गए, उसके घर में। उसके घर में जाने के बाद उसको बोले मुझे पानी चाहिए। तो पानी लाने के लिए वो जब बच्ची अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो एक्यूज आरोपी अंदर गेट ओपन करके अंदर चले जाता है और गेट क्लोज कर देता है। गेट क्लोज करने के बाद वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है, एक 3 साल की बच्ची के साथ। जी। तो 3 साल की बच्ची के साथ एक 60 साल वाला आदमी अगर क्रूएल्टी करता है तो आप समझ सकते हो कि वो बच्ची कैसे रेसिस्ट करेंगी। राइट। और वो जो इंसिडेंस हुआ था, वो इंसिडेंस एक विलेज प्लेस का है, चंद्रपुर के विलेज प्लेस का है। आजू बाजू में कोई घर नहीं है ज़्यादा, विलेज में आप देख सकते हो 30-40 घर होते हैं, और दोपहर का टाइम था, वो करीबन 3:30-4 का। वो रेसिस्ट भी कर रही थी उसको, बट शी वॉज नॉट सक्सीड। उसके साथ उन्होंने पूरा एक्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो अक्यूज़ वहाँ से, आरोपी वहाँ से चले गया। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स लेबर वर्क करते थे, तो वो मॉर्निंग में 3-4 बजे उठ के चले जाते थे, वो इवनिंग में 6-7 बजे वापस रिटर्न आते थे। तो अब वो किसको इन्फॉर्म करेंगे? तो उसको रात में 8 साढ़े 8 बजे उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें उसको इचिंग होने लगी और कुछ बाकी कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया। तो अब गाँव की प्लेस है, आप समझ सकते हो कि विलेज प्लेस में आपको मेडिकल फैसिलिटी जल्दी नहीं मिल सकती है। तो उन्होंने उस रात में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने नेक्स्ट डे जाके डॉक्टर को चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने अल्टीमेटली, जो रूरल हॉस्पिटल होते हैं स्मॉल प्लेसेस में, डॉक्टर ने उनको टेस्ट करने के बाद बताया कि इनके साथ तो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब वो 3 साल की बच्ची थी। अब वो 3 साल की बच्ची किसने किया, क्या किया, नहीं बता पाएंगी वो। एक तो उसके ऊपर वो जो एक्ट हुआ है उस वजह से वो समझ नहीं पा रही है, और 3 साल की होने की वजह से उसको कुछ पता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है या क्या बताना है। और उसके पेरेंट्स भी जो है वो इलिटरेट है। तो उन्होंने फिर भी जाके कंप्लेंट वगैरह लिखाई। वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस इसलिए भी था, आप अगर लॉ देखोगे उससे रिलेटेड, तो 3 साल की बच्ची ने अगर कोर्ट में कुछ बोल दिया है तो वो गॉस्पल ट्रूथ है। ओके। हाँ, तो उसमें आपको बहुत कम चांस होते हैं आप उसमें से बच पाए। बट वो केस में ऐसा हुआ था, जब कोर्ट में एविडेंस हुआ था, वो बच्ची को बुलाया गया। वो 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की बच्ची ने जब कोर्ट में एविडेंस दिया अपना, उसके साथ क्या क्या हुआ है,
तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो वो बच्ची ने उसके साथ जो जो क्रुएल्टी हुई है, जो केस पेपर में है, जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था, जो केस पेपर, उसने वैसा की वैसा बताया एज इट इज़। तो अब बॉल मेरे कोर्ट में आ गई, अब मुझे क्रॉस करना है, क्रॉस में मुझे अपने एक्यूज़ को बचाना है। तो अब मेरे पे बर्डन आ गया, बट मैंने सोचा कि 3 साल की बच्ची को मैं क्या पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो 3 साल की बच्ची ने तो जैसा है वैसे ही बता दिया। और जब हम क्रॉस डिफेंस लॉयर, आपने कहा ना डिफेंस लॉयर की क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, तो डिफेंस लॉयर के ये स्ट्रगल होते हैं कि अब मुझे जब क्रॉस लेना है तो लॉज में ऐसा दिया है कि आप छोटे बच्चों से जब क्वेश्चंस पूछते हो तो कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो वहाँ पे दिया है, आप उसके अलावा पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसकी टेस्टिमोनी जो होती है, जिसको वर्डिंग बोलते हैं टेस्टिमोनी लीगल लैंग्वेज में, आप उसको ज़्यादा ब्रश नहीं कर सकते हो। और अगर मैं कुछ भी पूछने जाऊँ वो जो लॉ में दिया है उसके खिलाफ, तो मुझे जज वहाँ पे टोक देंगे। तो अब मुझे तो मेरे जो क्लाइंट है उनको बचाना है। तो फिर क्वेश्चन फ्रेम, और एक और है इसमें, अगर चाइल्ड विटनेस अगर फर्स्ट टाइम कोर्ट में आता है तो आपको उसी दिन एज़ पर लॉ आपको उसी दिन क्रॉस एग्जामिनेशन करके कंप्लीट करना है, क्योंकि कायदा ऐसा बोलता है आप बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं बुला सकते, वो लॉ है। तो मुझे तो प्रिपेयर करना ही था, मैंने प्रिपेयर किया। तो मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि अल्टीमेटली उसने डिनाई किया। डिनाई मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो झूठ है, ऐसा उसने कहा। अब हमको बचाना है, बट वो बच्ची, फिर ऐसा हुआ कि वो बच्ची मेंटल स्टेट में नहीं थी आगे और क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो कोर्ट ने खुद ही एक डेट दे दिया, जो सरकारी वकील होते हैं उन्होंने बोला कि वो 3 साल की है, वो अभी मॉर्निंग से कोर्ट में आई है, 11 बजे वो कोर्ट में आई थी, उसका कोर्ट में नंबर लगा एविडेंस के लिए 3 बजे, तो उसकी मेंटल स्थिति नहीं है। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन था मेरा बाकी का, वो डिफ़र किया जाए, मतलब अगली डेट पे शिफ्ट किया जाए। तो मैंने एक साय ऑफ रिलीफ लिया कि मुझे अब थोड़ा टाइम मिल गया ताकि मैं और प्रिपेयर कर लूँ। तो जब मैंने और प्रिपेयर किया तो जो केस पेपर बने थे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई थी कि उसने बोला, आरोपी ने उससे पानी मांगा था, तो पानी मांगने के लिए जो रूम में वो थी, एडमिटेडली वो जो केस पेपर थे वो रूम में, वहाँ पे उसका किचन नहीं था जहाँ पे पानी रह सकता है। और जो केस पेपर थे उसी में ऐसा आया था कि जो रूम में ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके जस्ट बाजू में पार्टीशन है पूरा, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे किचन है। तो अब यहाँ पे अब एक कॉमन सेंस मेरा एज अ क्रिमिनल लॉयर ये लगा कि जब एक्यूज मतलब आरोपी पानी मांगने गया है और केस पेपर में से ही दिख रहा है मुझे वहाँ पानी नहीं है, बाजू के रूम में, तो मैंने उसको ट्विस्ट किया और उसको रिकॉर्ड पे ऐसा लाया कि आप जहाँ पे बोल रहे हो कि जो रूम में असॉल्ट हुआ वहाँ पे कोई किचन के यूटेंसिल्स नहीं है। उसने कहा नहीं है। अब ये क्वेश्चन उससे इसलिए पूछे लिए गए क्योंकि वो समझ सकती है ये क्वेश्चंस को, जनरल क्वेश्चंस हैं, तो कोर्ट ने भी मुझे अलाउ किया। फिर उसके बाद मैंने उससे ये पूछा कि जो रूम में आपके साथ हुआ है उसके बाजू में किचन रूम है, वो किचन रूम का जो डोर है वो आप जो रूम में आपके साथ हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट, वो रूम से डोर नहीं है, आपको बाहर आना पड़ता है। तो उसने कहा हाँ मुझे बाहर आना पड़ेगा जब भी मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा जो डिफेंस आरोपी को बचाने का ये था कि अगर आरोपी को ऐसा कुछ करना था तो वो जब बाहर आई और बाहर आके किचन में गई वो जब भी कर सकता था, उसको रूम में जाने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये कुछ ग्राउंड से जिस वजह से अल्टीमेटली एट द एंड वो आरोपी जो है वो रिहा हो गया। तो ये जो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं जिसमें बच्चों की एज 3 साल 4 साल और 5 साल होती है, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, हम सिर्फ कुछ भी पूछ के हमारी केस ख़राब नहीं कर सकते। रीज़न बिंग, छोटे बच्चा जो भी बोलेगा कोर्ट में उसको कोर्ट सही मान लिया जाता है क्योंकि वो कायदे में ऐसा दिया है। और फिर उसके साथ वो केस में उसके पेरेंट्स भी को भी एग्ज़ामिन किया गया था, तो पेरेंट्स को भी एग्ज़ामिन किया था, तो हमने पेरेंट्स से भी कुछ क्वेश्चंस किए थे जो पॉजिटिवली हमारे फेवर में आए थे। बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि मुझे 3 साल की बच्ची को फेस करना था। बट अल्टीमेटली रिज़ल्ट मेरे फेवर में था, वो छूट गया था क्योंकि वो जो केस में उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसमें पनिशमेंट 20 ईयर्स की थी। तो अल्टीमेटली इट वाज वन ऑफ डिफ़िकल्ट केस ऑफ माय लाइफ। इतना डिफ़िकल्ट केस आपने टैकल किया और आपको उसमें विन मिली, बट स्टिल वो लड़की की गलती कुछ भी नहीं थी।
लेकिन आप जीत गए, तो वो जो था विक्टिम को तो जस्टिस नहीं मिल पाया, ऑफ कोर्स, और जिसने किया उसको जस्टिस मिल गया ऑफ कोर्स, करने के बाद भी। यस, तो कभी गिल्ट रहा है ये चीज़ का ऑफ करने के कोर्स, बाद? ऑफ कोर्स, एट लास्ट हम भी ह्यूमन बींग हैं। राइट। तो जब ये सब चीज़ें होती है, मेरा प्रोफेशन है, मैंने वो जो क्लाइंट था, जो एक्यूज था, जिसने किया है, उसको बचाना मेरी ड्यूटी थी, ओके। क्योंकि वो लॉ में दिया है। मैंने वो ड्यूटी को फॉलो किया है। बट सही मायने में ऐसा है कि गिल्ट मुझे काफ़ी दिन तक रहा कि 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ क्या है। मेंटल हेल्थ रहती होगी, क्योंकि अपने भी बच्चे, आप भी मैरिड हो, आपके भी बच्चे, उसके बाद क्या मतलब क्या फेस करते हो आप? फेस ये होता है कि आप 2 या 3 दिन तो अपने बच्चों से अपना फेस नहीं मिला सकते हो, क्योंकि आप जब अपना फेस अपने बच्चों से मिलाते हो तो आपको ये याद आता है कि आपने 3 साल की बच्ची को न्याय नहीं दिलाया। आपने न्याय उसको दिलाया जिसने क्रुएल्टी की थी। बट देन फिर वही आता है कि आपका प्रोफेशन है वो। और आप कभी डर होता है? सॉरी, कभी कभी डर होता है कि कहीं होता है, होता है, आसपास के बच्चों के साथ ना हो और मुझे वो फेस ना करना पड़े? होता है। वो एग्जाम्पल अगर मैं अपने आंख पे लेता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि कहीं मेरे आजू बाजू वालों के साथ ऐसा हो गया तो फिर उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज सेम सोसाइटी में आप रह रहे हो और जी। वहीं से आपको डिफेंस भी करना है। जी, वही जो आपने कहा ना कि क्रिमिनल लॉयर के स्ट्रगल क्या क्या होते हैं, उसमें सब में बड़ा स्ट्रगल ये होता है जब आप एक केस सॉल्व करते हो, वो केस केस की तरह आप लेते हो, जब वो केस आपकी तरफ टर्न होता है तो आप वो केस नहीं रह जाता। आप में उसको सब सोचना पड़ता है कि आपको वो केस हैंडल करना है नहीं करना है, क्योंकि आपके सोसाइटी में अगर आपके आजू बाजू वाले के साथ कुछ होता है तो आप वो आरोपी को कैसे बचाओगे। बट कायदा ऐसा है, कायदे में ऐसा बोला है कि अगर मैं वो केस नहीं लेता हूँ तो कोई और ले लेगा। तो वो प्रोफेशनल एटिकेट्स में आता है, तो वो तो मुझे फॉलो करना ही है। और आप अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो और बहुत आगे हो, तो क्या है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और ये पोक्सो जो एक्ट है, ये क्या है और इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए लोगों को? ये जो पोक्सो एक्ट है ना, ये स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड बनाया गया है, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखोगे आज के डेट में हमारी सोसाइटी में मेंटालिटी ऐसी होगी कि जो 3 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल के बच्चे, इनके साथ जो क्रुएल्टी हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जिसे हम जो 18 साल के ऊपर होते हैं, जो वीमेंस के साथ रेप वगैरह होते हैं, उसको अभी ये पोक्सो एक नया एक्ट आया है जिसमें चाइल्ड से रिलेटेड है, जिसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो एक्ट तो बन गया है बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 में से 8 केसेस जो है उसमें एक्चुअल में हुआ होता है बट वो छूट जाते हैं। वो क्यों छूट जाते हैं? उसमें लॉ, आपके जो डिफेंस लॉयर होते हैं उसकी टेक्निक होती है, उसकी मास्टरी होती है। दूसरा, जो केस पेपर बनते हैं, जो चार्जशीट हम जिसे कहते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं। इस वजह से वो क्राइम होने के बाद भी जब दिख रहा है फिर भी छूट जाता है, क्योंकि एट लास्ट जो लॉ है, जो जजेस है, जो भी जजमेंट देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पेपर ही देंगे। तो अगर पेपर सामने प्रॉपरली नहीं आते हैं तो उस वजह से भी वो एक्ट होने के बाद भी लोग कहते हैं कि ऑलरेडी इसमें नया कुछ इंसिडेंट्स होता है तो लोगों का व्यू होता है, जो कॉमन लेमैन होते हैं वो कहते हैं एक नया एक्ट बनाओ, नया एक्ट बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि नया एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्ट बना है, आपको उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप देख लीजिए ये पोक्सो एक्ट जब आया था 2012 में, उसके बाद से आज तक के आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और आप डेटा भी देख सकते हो, केसेस में कमी हुई है नहीं हुई है, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को क्या तरीके से अवेयर होना चाहिए पोक्सो एक्ट को लेके? अभी रिसेंट में तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आप 3-4 साल से देखोगे तो हर आप स्कूल में जाइए, स्कूल में बैड टच, गुड टच Right. और बाकी क्या होता है, आपको कोई एब्सेंस में कुछ करता है, कहीं हाथ लगाता है, तो वो आपको स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाती है। वो आपका बच्चा चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल, ये बेसिक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अवेयरनेस ज़रूरी भी है। उसके बाद घर में पेरेंट्स जो है, आज की डेट में आप देखोगे पेरेंट्स भी बताते हैं गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि केसेस क्यों नहीं ख़त्म होते। इसका रीज़न है बैड टच, गुड टच, ये जो है एक जो नॉर्मल रूरल
प्लेसेस के जो लोग होते हैं उनमें ये सब अवेयरनेस नहीं है। राइट उनके पेरेंट्स सवेरे 4 बजे उसके लेबर का काम करने जाते हैं तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और शाम में सीधा 8-9 बजे आते। जब तक वो आते हैं उनका बच्चा सो जाता है, तो वो बच्चे को कब बताएंगे। बट फिर भी जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स होते हैं, जिला परिषद स्कूल्स वगैरह, शाड़ा, वहाँ पे इसका अवेयरनेस है। मुझे लगता है ये अवेयरनेस से ज़्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। राइट आप आज की डेट में आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, आप देखोगे कि बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो मेड के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। राइट क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जनरली अर्निंग के लिए जाते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है कि पेरेंट्स वर्किंग पे ना जाए, क्योंकि उसमें भी है, उनका लाइवलीहुड है, उनको जाना पड़ेगा, बड़े सिटी में एक्सपेंसेस होते हैं। बट फिर भी उस वजह से क्या होता है ना, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चों को टाइम नहीं देने की वजह से जो घर में मेट्स के भरोसे छोड़ के जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी केसेस है, वो जो मेट्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, जो केयर टेकर है, वही ये एक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी कुछ सिस्टम आनी चाहिए, कुछ अवेयरनेस आनी चाहिए, जो अवेयरनेस नहीं हो पा रही है। आप अगर रील्स वगैरह देखोगे, आप रील्स देखते हो यूट्यूब पे या यूट्यूब के चैनल्स पे, या रील्स आप देखोगे आज की डेट में जो बनती है ना, वो वन साइडेड रहता है सब, वो फैक्ट्स नहीं है। हम फैक्ट्स से बहुत दूर है। और हमको अगर ये चाइल्ड एब्यूज़ केसेस रोकने, आपको मैं बताऊँ, चंद्रपुर में ही ऑलमोस्ट रफली नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 700 से 700 to 800 केसेस है विथ रिलेटेड टू चाइल्ड। सिर्फ चंद्रपुर में, चंद्रपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे, अब 700 to 800 केसेस आप सोच सकते हो कि चाइल्ड एब्यूज़ के हैं चंद्रपुर में प्रॉपर। और वो 700 to 800 केसेस में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं है, बट 300 से 400 केसेस ऐसे जिसमें जो चाइल्ड के साथ, विक्टिम जिसको आप कह रहे हो, उनके साथ हुआ है, उनकी एज 3 साल 4 साल है। आप इमेजिन कीजिए 3 या 4 साल के बच्चे के साथ अगर ऐसा ब्रूटल एक्ट होता है, तो उनके पेरेंट्स पे, या वो मेन तो वो बच्चे पे क्या बीतती है। राइट और बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुई तो फर्स्ट स्टेप पेरेंट्स फॉलो करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। Yes. तो डॉक्टर का क्या रोल होता है, डॉक्टर का क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए डॉक्टर ने? बिकॉज क्या होता है ना कि वो लोग प्रिकॉशंस वगैरह दे के घर भेज देते हैं और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि बच्चे के साथ हुआ है, बात जी ऊपर ना आए करके दब जाती। तो क्या होता है डॉक्टर का रोल इसमें? आपने अगर वो पोक्सो एक्ट देखा होगा, तो पोक्सो एक्ट में ही दिया है एक सेक्शन है 21, ओके जिसमें सेक्शन 21 में मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है कि अगर आपको ऐसा कोई एक्ट हुआ है किसी चाइल्ड के साथ, आपको पता चलता है, तो आप इमीडिएटली पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कीजिए। आप ये नहीं है उसमें कि ये मेरे बच्चे के खिलाफ नहीं हुआ है या जो बच्चे के साथ हुआ है वो अननोन है, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन है प्रॉपरली उसमें बोला है। अब आपने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे के साथ ऐसा एक्ट होता है तो जनरली उनके जो प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम्स होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि हम डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि आप उन्हें प्रॉपरली पहले एक बार चेक कीजिए, असेस कीजिए। असेस करने के बाद आपको इमीडिएटली, अगर आपको लगता है, डॉक्टर तो एक्सपर्ट होता है तो उनको समझ आएगा देखते से ही क्या हुआ है, तो उनको जैसे ही समझता है कि इनके खिलाफ सेक्सुअल एक्ट हुआ है, तो इमीडिएटली डॉक्टर ने विदाउट एनी डिले, सिंगल स्पर ऑफ मोमेंट का डिले करते हुए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट देनी चाहिए। बट वो केसेस में भी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स इन्फॉर्म नहीं करते हैं। राइट बट वो भी एक बहुत बड़ा मिनांक है। आप कितने केसेस होंगे जो ऐसे दब चुके होंगे? काफ़ी सारे हैं जो आपको ओपन हो गए, वो आपके सामने आए, जो कोर्ट में नहीं आते, जिसके इंक्वायरी नहीं होती है, तो हमको पता नहीं है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे कितने केसेस ऐसे हुए होंगे। ये सिर्फ चंद्रपुर में है और काफ़ी सारे केसेस है जो दब जाते हैं। और बेसिकली आप देखोगे तो रूरल प्लेसेस में ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब उसमें आप जो एज देखोगे, 3 साल का बच्ची है और 70 ईयर्स, 60 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स का जो है वो एक्यूज़ है। आप 70-80 ईयर्स का एक्यूज़ और 3-4 साल की बच्ची, और उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम जो केसेस होते हैं तो वो जो बच्ची होती है वो उनको दादा बोलती है या मामा बोलती है, ABCD जो भी है, वो उनके साथ ऐसी एक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, आप किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते आज की डेट में। बट ये सब चीज़ का एक ही सलीशन है,
आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और बच्चों को, ठीक है, हम समझ सकते हैं 3-4 साल का जो बच्चा है वो नहीं बता पाएगा, बट फिर भी आपको जनरल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बच्चा आजकल समझ जाता है। इसीलिए आप अगर स्कूल में भी देखा जाए तो स्कूल में भी आजकल, हर स्कूल में देखिए आप, वहाँ पे एक क्लासेस होता है इसका, जिसमें बच्चों को बताया जाता है व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करें। अब यहाँ पे इन्फॉर्म करने का जो एक है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में एक बच्चे के साथ 4 साल या 3 साल के बच्ची के साथ ऐसा होता है, तो जनरली छोटा बच्चा जो है वो अपने फादर से भी नहीं, लेडी गर्ल चाइल्ड, वो अपने मदर से ज़्यादा क्लोज होते हैं एकदम छोटे Right, होने right. की वजह से। अब स्कूल में अगर ऐसा एक्ट हो जाता है तो वो किसको बताए। अब स्कूल से घर आने में टाइम लगेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्ट है तो वो बेचारी बच्ची की जो वो है पोजीशन, वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके। तो ऐसे इसमें क्या होता है ना कि स्कूल में ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप इमीडिएटली अपनी जो नियरर टीचर होती है आपकी, उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। लेडी टीचर जो होती है आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। तो उस वजह से क्या होगा ना, बच्चे डरेंगे नहीं, क्योंकि अगर टाइम चले गया वो एक्ट करने के बाद तो वो बच्चा भूल जाएगा, वो बच्चा नहीं बताएगा किसी को। Right. तो जिस पर्सन ने वो किया है वो तो कॉट नहीं हो पाया, तो उसकी वो सेकेंड एक्ट और अटेम्प्ट करेगा, तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए सब में इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस के साथ साथ पेरेंट्स को आज की डेट में छोटे बच्चों को, जब वो 3-4 साल के होते हैं, जनरली 3 साल के ऊपर ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि 3 साल के नीचे आप ज़्यादा समझा नहीं सकते हो, बच्चों को नहीं समझता है। तो 3-4 साल के जब बच्चे होते हैं आप उनको धीरे धीरे बताइए कि ऐसे ऐसे एक्ट होते हैं, आपको किससे क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है। आपको अगर स्कूल में होता है तो आपको किसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, नहीं करना है, और आपके साथ अच्छी चीज़ कौन सी है, बुरी चीज़ कौन सी है, ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स ही बता पाएंगे। ऐसा कोई केस होगा जिसमें 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, जिसको कोर्ट रूम में लाया गया हो और वो उसको समझ नहीं है, वो कैसे बात करेगा, क्या बताएगा? तो ऐसे केसेस में क्या होता है? जनरली कायदा जो है, क्योंकि मुझे भी कायदा फॉलो करना है एज ए लॉयर, जज को भी कायदे में ही करना है, और जो सरकारी वकील होता है जो बच्चों की तरफ से होते हैं, जनरली केसेस स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, तो उनको भी लॉ के हिसाब से ही चलना होता है। तो अब आप 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल के बच्चे को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो उसके साथ कुछ ऐसी एक्ट होती है तो वो कैसे बताएगा। बट इसके लिए भी आप अगर एक्ट देखा जाए, जो पोक्सो एक्ट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अवेयरनेस के हिसाब से, कि कोर्ट रूम्स में चाइल्ड फ्रेंडली रूम्स बनाए हैं। जी, जिसमें चाइल्ड फ्रेंडली रूम्स इन द सेंस जहाँ पे कार्टून्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे टॉयज़ रखे होते हैं। फिर वो टॉयज़ वगैरह रखने के बाद बच्चों को इस तरह का माहौल दिया जाता है ताकि वो ये फील ना करे कि वो कहीं और आया है। और उसमें एक और चीज़ अच्छी है, एक्ट में दी गई है, जो एक्यूज़ होता है, एक्यूज़ के आरोपी के प्रेजेंस में वो बच्चे को एग्जामिन किया जाता है। तो आरोपी वो बच्चे को दिखना नहीं चाहिए, इसलिए आरोपी को छुपा के रखा जाता है। इन द सेंस फेस टू फेस नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि बच्चा अगर उसको देख लेगा तो बच्चा डर जाएगा, तो वो उसको दिखाते नहीं है, उसको अलग से रखते हैं। और इसको उस केसेस में भी ऐसा होता है कि जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो लॉज में दिए कि बेटा आपका नाम क्या है, आपके घर पे कौन कौन रहता है, और आप स्कूल जाते हो क्या, आप स्कूल में जाते हो तो आप कौन सी क्लास में हो, आपका फ्रेंड, सब में अच्छा फ्रेंड कौन है। क्योंकि आप जब ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ 8-10 आएंगे, उसी के बाद आप उस पर जंप कर सकते हो जो एक्चुअल एक्ट हुआ है। आप इमीडिएटली अगर बच्चे को पूछोगे कि आपके साथ कल क्या हुआ था, तो वो नहीं बता पाएगा, वो डर जाएगा। बराबर है। इसलिए आपको बेसिकली ये सब क्वेश्चंस करने होते हैं। ये लॉ में ही दिया है, हम ये नहीं कह सकते कि लॉ नहीं है। मैंने इसके पहले भी जब आपने क्वेश्चन किया तो मैंने बताया ऑलरेडी लॉ बहुत सफिशिएंट है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है अभी। आप और इसके लिए देखोगे तो गवर्नमेंट्स ये कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ओके। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं उसमें ये जो बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली ये पोक्सो एक्ट से रिलेटेड केसेस है, वो स्पीडली डिसाइड करने के लिए होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर केस आज रजिस्टर्ड हुआ है तो 1-1, 2-2 साल, 4-4 साल वो केस का रिजल्ट नहीं लगता है। तो जो बच्चा है
वो सब चीज़ें भूल भी जाता है 4 साल बाद, और उसमें कुछ विटनेस होंगे, कोई गॉड से कोई मर जाता है, कोई नहीं टर्न अप होता, उस वजह से क्या होता है ना, केसेस ऐसी वो जो आरोपी होते हैं वो छूट जाते हैं। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें 6 महीने 1 साल में ये केसेस का रिजल्ट लगे, बट वो भी प्रैक्टिकली आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ केसेस ही फास्ट ट्रैक में होते हैं, बाकी तो पेंडेंसी जो है केसेस की वो वैसी ही चलती जा रही है। और अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमारे एक गेस्ट आए थे जिनसे हमने यही रेप केसेस के वगैरह में बात किया था कि इतने केसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आर्म्स को लीगल कर देना चाहिए इंडिया में। तो करना चाहिए, ये सही है? और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए इसको लीगल? देखिए ऐसा है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। राइट। आप अगर जो इंडियंस लॉज है उसके साथ आप जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ के लॉज देखे जाए तो बहुत डिफरेंट है। अगर मुझे पता है कि एक पर्सन ने क्राइम किया है, एक लेडी के अगेंस्ट में एक रेप किया है, बट हमारा इंडिया का जो लॉ है वो ये बोलता है कि आपको कोर्ट की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपको वो प्रोसीजर फॉलो करनी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को तो पता है इसने वो एक्ट किया है तो इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। अगर आप वो करने जाओगे तो उसका प्रॉब्लम ये होगा, ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब खड़े हो जाएंगे कि आपने उनको सूली पे कैसे चढ़ा दिया, यहाँ पे तो मोनार्की आ गई। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, हम इसको बेसिकली ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम वो उधर नहीं जा सकते। रही बात आपने जो वीमेन से रिलेटेड बोला है, आज की डेट में वीमेन से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज है। जैसे हमने पोक्सो एक्ट की बात की है, पोक्सो एक्ट की बात है, आप आज की डेट में वीमेन से रिलेटेड देखोगे, अगर वीमेंस पे अगर डोमेस्टिक क्रुएल्टी होती है, एक मैरिड लेडी है उसके घर में उससे डोमेस्टिक क्रुएल्टी वगैरह होती है, तो वो इमीडिएटली कंप्लेंट लॉन्च करती है। उसमें कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डाउरी से रिलेटेड डिमांड की अपने इन लॉज से कि आप पैसे लेके आओ नहीं तो हम तुमको मार देंगे, ABCD जो भी है, उससे रिलेटेड भी लॉज है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट उसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है, ह्यूज स्केल में मिसयूज़ भी होता है। बट फिर वही है, आपका सिस्टम है तो आपको सिस्टम में जो इस हिसाब से सिस्टम बना है उसमें प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है। कुछ कुछ लेडीज़ जो है वो सामने आके प्रोटेस्ट करती है, कुछ लेडीज़ है जो आज की डेट में भी, हम जब 20वीं सेंचुरी में हैं, जब भी वो प्रोटेस्ट नहीं करती है और जो उनके ऊपर क्रुएल्टीज़ हो रही है उनको वो सहन करना पड़ता है। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि वो केस सामने नहीं आएगा, सोसाइटी में ओपन नहीं होगा, जब तक कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट में या इम्प्लीमेंटेशन में उनकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। आपको आगे आना पड़ेगा। आज की डेट में भी आप देख लीजिए 10 में से 8 केस तो ऐसे होते हैं कि जो दब जाते हैं। रीज़न बिंग कि हमारा नाम बदनाम होगा, फैमिली का नाम बदनाम होगा, उसके बाद अगर हमने ओपनली ये बोल दिया तो हमारी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें आगे क्या करना। ये चीज़ इंडिया में दबना चाहिए, मतलब कि नाम खराब हो जाएगा। ओपनली बात करना चाहिए लोगों ने आगे आके प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे अभी जैसे कोई लड़की शादी होके चले गई ससुराल, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो जो लड़की के घर वाले वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, उनका काम है इन्वॉल्व होना, उनकी लड़की को प्रोटेक्शन देना। तो वो लड़की का क्या स्टेप होना चाहिए फैमिली को लेके, उसकी मैंने फादर से मदर से क्या स्टेप्स होना चाहिए कि उसने क्या फॉलो करना चाहिए अगर उसके साथ ऐसा होता है? तो फैमिली को लेके पहले जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट वगैरह बहुत करना अच्छा चाहिए। क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि जब लड़की अपने ससुराल जाती है पेरेंट्स को छोड़ के, तो पेरेंट्स को छोड़ के जाने के बाद भी पेरेंट्स के लिए जो फीलिंग है वो तो रहती है, बट अगर उसके साथ अपने इन लॉज के यहाँ कुछ होता है तो वो पेरेंट्स को बताती है, बट पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया तो वो लड़की कहीं नहीं जा पाएंगी, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वही तो, क्योंकि है ही नहीं उसका, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ में क्या होता है ना, पेरेंट्स ने सब में पहले लड़की की बात सुन के उसको दबाने के बदले, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप 80% केसेस में ऐसा देखोगे कि दबा देते हैं। वो दबाते क्यों है कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हमारे फैमिली में हमारी, अगर समझ लीजिए उनकी सेकंड डॉटर है और फर्स्ट डॉटर के साथ ऐसा हो रहा है, और अगर हमने ये सोसाइटी के सामने आ गया तो हमारी सेकंड डॉटर की शादी नहीं होगी। ये एक रीज़न होता है जिस वजह से पेरेंट्स दबा देते हैं।
बट वो ये नहीं सोचते कि अगर हमारी फर्स्ट डॉटर के साथ ये हुआ और अगर हमने इसको प्रोटेस्ट किया तो अगर सेकेंड डॉटर को भी हौसला मिलेगा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो उसके साथ कहीं जाके ऐसा कुछ होता है तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन अगर आपने उसको दबा दिया तो समझ लीजिए सेकेंड डॉटर के साथ भी वही इंसिडेंस होता है, तो वो किसके पास जाएंगी? उसको तो पता है हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारी बदनामी हो जाएंगी, हमारे दूसरे बच्चों की शादी नहीं होंगी, समाज क्या कहेगा? ये समाज क्या कहेगा, ये भी एक जो परिभाषा है, उस वजह से भी काफ़ी सारे जो क्राइम हैं वो टोटली दब जाते हैं। इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जब सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं। कोई कहेगा आपकी बेटी गलत है, कोई कहेगा आपकी बेटी सही है। बट आपको ये सोचना है कि आपकी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़की गलत नहीं कहेंगी। आप कोई भी लड़की के साथ इंसिडेंस होता है तो वो कितने लिमिट तक सहन करेंगी। बराबर है। आपकी अगर आप देख लीजिए 3 साल या 4 साल की बच्ची के साथ जो हम पोक्सो एक्ट के बारे में अगर हम वही एग्जाम्पल ले, कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि 3 साल या 4 साल की बच्ची के साथ ये क्रुएल्टी हुआ है, ये हम झूठ बोले। कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। वो एक्चुअली उसके साथ होता है तो ही बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप आज बैलेंस करके देखोगे सोसाइटी में तो कुछ कुछ केस ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वो सेटल कर लेते हैं। सेटल इसलिए कर लेते हैं कि हमारी बच्ची तो अभी 3 साल 4 साल की है, अगर ये केस अगर डिस्क्लोज हो गया, सोसाइटी में आ गया, देन वो आगे उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएंगी। वो स्कूल नहीं जा पाएंगी, उसके बाद उसकी मैरिज आगे नहीं हो पाएंगी, उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं रहेंगे कि उसके। बट ऐसा नहीं है, ये निगेटिव थिंकिंग है। आपको ये पेरेंट्स को ये जनरली छोड़ना पड़ेगा। वही सिमिलर फैक्ट्स है एक वीमेन के साथ भी। अगर एक लेडी की शादी हो जाती है तो उसके साथ अगर क्रूएल्टी होती है तो उसको भी सेम बैलेंस में रखिए कि वो इतनी क्रूएल्टी झेल चुकी है कि उसके पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं है, उसमें हिम्मत भी नहीं है। तो वो पेरेंट्स के लिए तो बच्ची ही रहेंगी, भले ही वो शादी हो गई हो। तो बट पेरेंट्स नहीं करते हैं। आज की डेट में थोड़ा हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ा है। अवेयरनेस इसलिए भी बढ़ा है, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत बढ़ गया है, उसके बाद हमारा जो सिस्टम है उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। आपने जैसा कहा कि आपके पास कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने क्वेश्चन कहा एक किया था आपको, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लेडी को कुछ नहीं करना है। आजकल ऑनलाइन पोर्टल आता है, ओके। आपके मोबाइल में भी है। आपके मोबाइल में हम सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें आप गूगल पे जाइए। आप गूगल में जाके फॉर एग्जांपल चंद्रपुर में कोई इंसिडेंस आपको लॉन्च करनी है तो आप चंद्रपुर पुलिस में चले जाइए। वहाँ पे आपको एक साइड में उनके ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें रजिस्टर्ड एफआईआर या कंप्लेंट होता है। ओके। तो आप डायरेक्ट जाके उसमें कंप्लेंट कर सकते हो। आप घर से बैठ के कर आप सकते घर हैं? से बैठ के कर सकते हो। ओके। आपको पुलिस के पास फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए, पुलिस उसका कॉग्निजेंस लेंगी और पुलिस इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये सिस्टम है, ये सब चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। ये जनरली सबको नहीं पता है। ओके। 10 में से 8 लोगों को पता है, लेकिन वो 8 लोगों के ऊपर वो इंसिडेंस नहीं हो रहा है। वो हो रहा है वो जो 2 लोग हैं जिनको नहीं पता है। हाँ, ये फैलाना चाहिए लोगों ने कि ये आया है, ये तो न्यू ये है। अवेयरनेस ज़रूरी है। उसके बाद इकोसिस्टम है जिसमें हम जिसको नाम दिया जाता है ज़ीरो एफआईआर। फॉर एग्जांपल ज़ीरो एफआईआर क्या होता है कि समझ लीजिए मेरे साथ जो फॉर एग्जांपल किसी के साथ इंसिडेंस जो हुआ है वो नागपुर में हुआ है, उसके इन लॉज नागपुर में रहते हैं। इन लॉज जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो वो नागपुर में पुलिस भी मशीनरीज जो है वो सेट है बिकॉज दे आर बिग शॉट्स, तो वो कंप्लेंट नहीं कर पा रही है। तो व्हाट शी कैन डू, वो चंद्रपुर में आके भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है। हाँ, ये सिस्टम में है, आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। उसको ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं। फिर वो जो एफआईआर है वो पुलिस को वो रजिस्टर्ड करनी पड़ेंगी और फिर वो ट्रांसफ़र कर देंगी नागपुर के जुरिसडिक्शन में। तो ये सब चीज़ें पता नहीं है, ये अवेयरनेस की भाग है। ये सब चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, जिस वजह से आपको जितना ज़्यादा अवेयर किया जाएगा, आपके पास लॉज बहुत है, बस आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है। तो जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर अभी हम नहीं अवेयर कर पाए
तो आगे जाके ये सब चीज़ें बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सपांड हो गया है कि आपको उसमें सब चीज़ें होती, आपको कोई भी हैक कर लेता है, किसी भी तरीके से हैक कर लेता है। तो जो वीमेंस के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं डे टू डे, वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहे वो हैं। कम नहीं हो रहा है। पनिशमेंट्स, लोगों का ये व्यू होता है कि हमने अगर कंप्लेंट भी कर दी तो क्या होगा, कोर्ट में तो तारीख पे तारीख ही होती है। बट ऐसा नहीं है, तारीख पे तारीख के रीज़न होते हैं। तारीख पे तारीख मिलना इसका मतलब ये नहीं कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ओके। जुडिशियल सिस्टम आप देखोगे तो जुडिशियल सिस्टम आज की डेट में इतना स्ट्रांग हो गया है, आपको रेट ऑफ कन्विक्शन भी है। अब जुडिशरी के पास आप कहोगे कि जजमेंट जो आते हैं वो 2-2 4-4 साल बाद आते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि कोर्ट में जब पूरी प्रोसीजर जो कायदे में दी है अगर वो फॉलो नहीं की गई, तो उसको एक स्टेज में आके अगर उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिल भी गया, तो वो सेकंड जो कोर्ट होता है, अपीलेंट कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके वो एक छूट जाएगा। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेज से हम बोलते हैं ना, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने अगर फाउंडेशन स्ट्रांग कर लिया तो आपका बिल्डिंग कितना भी टॉप फ्लोर पे चले जाए वो नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो लोगों को ये जो एक परसेप्शन है कि डेट टू डेट मिलेंगी, तारीख पे तारीख हमको हर डेट पे कोर्ट जाना है, तो हम क्यों कंप्लेन, एक ये भी है, ये एक बैकड्रॉप है हमारे सिस्टम का कि जनरली लोगों के साथ जो क्रुएल्टी, जैसे फॉर वीमेन का ले ले, वो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? तो वो बोलते हैं कोर्ट में 2-2 4-4 5-5 10-10 साल केसेस चलती है, हमको हर डेट पे कोर्ट में आना पड़ता है। हाँ हाँ। सही है, आना पड़ता है, बट एक सिस्टम है। अगर आप आगे नहीं आओगे, आप आओगे नहीं प्रॉपरली, तो आप कैसे कोर्ट से या ऐसा बोलोगे आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस तो आपको जब ही मिलेगा ना, आप जब कोर्ट के सामने आओगे, आपको आना पड़ेगा, उसी के बाद वो होगा। और फिर है हमारी पुलिस मशीनरी। मेन रोल होता है क्रिमिनल केसेस में पुलिस मशीनरी का, क्योंकि पुलिस मशीनरी ने अगर प्रॉपरली काम किया है, प्रॉपरली अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, प्रॉपरली पेपर्स बुलाए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक डिफेंस लॉयर का काम होता है जो पेपर्स बने हैं उसमें से अपने आरोपी को बचाना, अपने क्लाइंट को बचाना। जज का काम होता है जो पेपर्स बने हैं उसको कोर्ट में सरकारी वकील ने किस तरह से प्रूव किया है, उस बेसिस पे होता है। तो इसमें क्या होता है ना, मेन रोल पुलिस का होता है क्रिमिनल केसेस में। वो पुलिस जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस हिसाब से वो आगे कोर्ट में टिक पाएगा और जस्टिस उसी हिसाब से मिलेगा। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस प्रॉपरली काम नहीं करती है, पुलिस मशीनरी भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप सिस्टम देख लीजिए, नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि पुलिस भी हर जगह से सब चीज़ें निकाल के कोर्ट के सामने रखती है। इस वजह से कन्विक्शन रेट भी होता है। 10 में से 4 या 5 कन्विक्शन मतलब शिक्षा होती है, बाकी छूट जाते हैं। उसके भी 10-20 रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं हो सकता। कभी कभी जो विटनेसेस होते हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है वो खुद ही टर्न अप हो जाते हैं कोर्ट में। तो उस वजह से क्या होता है ना, आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए, एक पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कि हमारे बच्ची के साथ ऐसा ABCD हुआ था, आपने केस रजिस्टर्ड कर दी, उसकी केस पेपर भी बन गए। कोर्ट में जब केस आती है तो जनरली 1-2 साल बाद वो बोर्ड पे आती है, मतलब एविडेंस चालू होता है। उस टाइम पे जो कंप्लेंट करते हैं उनको कोर्ट में जब बुलाते हैं तो वो टर्न हो जाते हैं। टर्न हो जाते हैं इन द सेंस पुलिस की तरफ से नहीं बोलते हैं। तो उस केस में कोर्ट भी क्या कर लेगा, कोर्ट को तो कायदे में करना है। उस केस में फिर वो जो होता है आरोपी वो छूट जाता है। बट उसका रिएक्शन फिर सोसाइटी में ऐसा होता है कि कोर्ट में जाने के बाद भी तो केसेस छूट ही रहे, आरोपी जो चीज़ उसने किया है वो करने के बाद भी छूट रहा है, और जो इनके साथ हुई है उनको चुपचाप ही बैठना है। बट वो रीज़न नहीं होता है, एक प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर को फॉलो करनी पड़ती है, वो प्रोसीजर के हिसाब से सिस्टम चलता है। और लॉज जो है अपने इंडिया में अपग्रेड क्यों नहीं होते? लॉज अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। आप देख लोगे, अभी अभी में बीच में जब से ये गवर्नमेंट चल रही है 10-15 साल से, इतने सारे लॉज थे, सबको उन्होंने एबॉलिश कर दिया जो अननेसेसरी थे। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लॉ ऐसा चाहिए जो स्ट्रिंजेंट हो। आप एक ही लॉ को बाइफरगेट करके 10 लॉ बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, लूपहोल्स होते हैं। क्योंकि हमारा तो डिफेंस लॉयर का काम ही ये होता है कि लॉ में कहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया है तो उसको हम पकड़ के हम हमारे आरोपी को बचा लेते हैं। तो लॉ बहुत सफिशिएंट है। अपग्रेड तो है, आप देख लीजिए जो अभी जो अमेंड चेंजेस आए हैं लॉ में, उसमें जो साइबर एक्ट से रिलेटेड या फिर आप देख लोगे मोबाइल से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, आप फॉर एग्जांपल देखिए कि बच्चों से रिलेटेड ये भी होता है कि
छोटे बच्चों का न्यूड फोटो निकाल के या आपके मोबाइल में न्यूड फोटो बच्चों के रखना इज़ एन ऑफेंस। ये किसी को ओके। नहीं पता है, छोटे बच्चों के। यानी बच्चा अपने घर में है और अपन उसके न्यूड फोटो अगर नहा रहा है वगैरह और अपन फोटो निकाल के रख रहे हैं। अगर पेरेंट्स के पास होते हैं तो वो तो फॉर ये होते हैं It's कि okay. बच्चा बड़ा है, ठीक है, वो नहीं। बट वो अननोन पर्सन्स के पास अगर रहते हैं, कभी समझ लीजिए उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाती है इन केस, और अगर उसका मोबाइल को पुलिस ने डिटेक्ट किया, उसमें ऐसे न्यूड्स फोटो दिख जाते हैं, तो इट इज़ एन ऑफेंस, वो क्राइम है पोक्सो में। ओके, सो दैट अगर मैं मेरे फ्रेंड के घर जा रहा हूँ जी। और उसके बच्चा जो 2 साल का बच्चा है 3 साल का बच्चा नहा रहा है, जो मुझे मामा मामा बोल के मेरे पास आ रहा है, और मैं उसका जस्ट वीडियो बना लेता हूँ या एक स्नैप ले लेता हूँ या छोटा सा कोई फोटो वोटो ले लेता हूँ, तो वो ऑफेंस है। ऑफ कोर्स ऑफेंस है। आपका पर्पस क्या है वो बच्चे का वीडियोस या शॉर्ट्स रखने का? ओके। वो कब कैसे ऑफेंस हो जाएगा, समझ लीजिए आपने कभी एक आधी क्राइम में अगर आप पकड़ा गए, ABCD विथ रिलेटेड टू चाइल्ड, हाँ हाँ हाँ। तो आपका मोबाइल पुलिस सीज करती है, डिटेक्ट Right, करती है, right. वो उसमें आपके पास इतने न्यूड्स फोटो दिखेंगे, तो पुलिस तो ये इंक्वायरी करेंगी ना कि आपके पास इतने न्यूड्स फोटो क्यों हैं। आप Okay. उस टाइम पे ये थोड़ी ना बोल पाओगे कि वो मेरे बच्चे का, मेरे फ्रेंड का बच्चा है, तो हाँ मैं हाँ जस्ट हाँ। एंजॉय। ये एन्जॉयमेंट की चीज़ नहीं है, ये सीरियस, ये चीज़ें पता नहीं है। राइट। इस वजह से भी ये जो आप बोल रहे हो ना कि सोसाइटी में लॉ अपग्रेड होना चाहिए, क्या लॉ ऑलरेडी अपग्रेड है, उसका अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी। ओके, लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपका बच्चा है, हाँ हाँ। बेबी या बॉय और अ गर्ल, पोक्सो में एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं अपन, पोक्सो जो एक्ट है, दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ गर्ल चाइल्ड, ओके। इवन बॉय ऑल्सो। राइट राइट। 18 साल के नीचे जो भी बच्चे होंगे, इधर बॉय और गर्ल, उनको ये एक्ट लगता है। तो उसमें अगर लड़के के साथ भी ऐसी कुछ क्रुएल्टी होती है, आप देखते हो कि छोटे बच्चे के साथ भी होती है, ज़रूरी नहीं है बच्ची के साथ होती है, तो बच्चे के साथ भी होती है, तो ये एक्ट ऑलरेडी दिया है, तो ये ऑलरेडी अपग्रेड है। इसके लिए हमको न्यू लॉ की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि अगर हमारे लड़का हो, समझ लो जो 18 साल के नीचे हो, 3 साल 4 साल, उसके साथ अगर कुछ ऐसी क्रुएल्टी होती है तो हमने क्या करना चाहिए। तो आपके पास ये वेपन है। तो हम इसके पहले जो मैं आपको एग्जांपल ले रहा था, फॉर एग्जांपल आपका बेबी है या कुछ है, तो समझ लीजिए मुझे उसके ऊपर बहुत क्यूट है, ये मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूँ वो एक्ट के, पॉक्सो के। बहुत क्यूट है, हम बहुत काफ़ी टाइम से हम दोनों फैमिलियर है, वो बच्चा बहुत प्यारा है, इधर लड़का या लड़की कोई भी हो, तो मैंने उसके ऐसे गाल टच कर लिए या उसके लैप पे ऐसा कुछ रख लिया, ये ऑफेंस हो जाता है। अगर उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, आपने अगर कंप्लेंट कर दी, ये ऑफेंस है पोक्सो में। अगर पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दी तो ये ऑफेंस है, हाँ, कि इन्होंने मेरे बच्चे को किस किया, ये एक ड्रॉबैक है। अब हम इसको अगर एक अलग सेंस से ले, तो मेरे और आपके तो अच्छे संबंध हैं, आपका बच्चा मतलब मेरा बच्चा हो गया, बट वो एक्ट में ऐसा दिया है कि आज की डेट में मैं आपके बच्चे को टच करने को भी डरूंगा। यानी मैं अगर गोद में आपके बेबी को अगर मैं गोद में लेके किस कर लेता हूँ चीक पे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो वो ऑफेंस हो सकता है अगर आपने क्लेम कर दिया तो। आपका इंटेंशन वो नहीं है, राइट। बट समझ लीजिए अब मेरी फीलिंग ऐसी आ गई है कि अब मुझे आपको फंसाना ही है, फॉर वॉट एवर रीज़न इट में बी, Right. मेरे पास तो एक वेपन मिल गया। तो ये एक ड्रॉबैक है, वो एक्ट में से ये ड्रॉबैक कैसे निकाले जाए, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा है ना, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को दूसरे के घर में जाने भी नहीं देगा। राइट। ठीक है, उसकी कुछ मेरिट्स है, बट साथ साथ डीमेरिट्स भी है, उसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए। पहले जैसे बच्चे एक में के साथ जाके खेलते थे, घर में फैमिली में रहते थे, आज तो जॉइंट फैमिली नहीं है, तो समझ लो 2 भाई है, उस वजह से एक डर भी होता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इस वजह से पेरेंट्स भेजते भी नहीं है। और अभी ये जो क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे हैं, सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल है? बहुत वास्ट रोल है। आप आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से इतना क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है कि आपको इसको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। आप एग्जांपल लीजिए, हम फेसबुक पे फैमिली फ़ोटोज़ डालते हैं, आपके यहाँ मैरिज है, आप पोस्ट कर रहे हो, आपके यहाँ बर्थडे पार्टी हो रहा, आप पोस्ट कर रहे हो, आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, ABCD, वाइफ का हो, बच्चों का हो, किसी का भी हो। ये चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, ऐसे केसेस आ रहे हैं। मॉर्फिंग का एक सिस्टम है जिसको साइबर में मॉर्फिंग बोला जाता है। आप
ऐसे करते हैं लोग, वहाँ से है ना फोटो मेरा निकाल के, वो एक न्यूड फोटो रहता है उसमें फेस मेरा यहाँ से निकाल के वहाँ पे फेस लगा देते हैं, और फिर वो फोटोज़ जो है, जो मॉफ किया हुआ फ़ोटो है, वो एक आधी जो लड़की होंगी, उसकी फ्रेंड होंगी, उसको भेजते हैं, उसका ही मॉफिंग करके लगाते हैं, उसको ब्लैकमेल चालू होता है। अब वो ब्लैकमेल चालू होता है तो कोई जो लड़की एक आधी जो है बहुत सेंसिटिव है तो वो डर जाती है, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करती है। फिर उसमें क्या होता है ना, वो उनको ब्लैकमेलिंग कैसे करते हैं, वो उनसे है ना प्लेजर मांगते हैं, मतलब मुझे सेक्सुअल रिलेशन बनाने दो, या मुझे वो अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैं सोसाइटी में बदनाम कर दूंगा ये। तो कुछ लड़कियां जो होती है, आज की डेट में लड़कियां भी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं आती है क्योंकि उनको सोसाइटी का डर होता है, तो वो दबा के रखते हैं। तो उस केस में उनके साथ वो एक्टिविटी हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो सेक्सुअल रिलेशन को मना करती है तो वो प्रेशराइज करता है कि मैं ये पूरे स्प्रेड कर दूंगा, तो उसको ज़बरदस्ती वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो उसके साथ रिलेशन हो गया, वो कंटिन्यूसली उसके साथ रेप होते जा रहा है, बट वो चुप है, तो वो क्राइम रेट वैसे ही बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या है ना, आप आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपके फ़ोटोज़, आप हर जगह जा रहे हैं, आपको फ़ोटो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आज की डेट में साइबर से रिलेटेड जो लोग बैठे हैं, जो कि बेरोज़गार बोलते हैं, वो लोग यही काम कर रहे हैं। उनके पास इतना सिस्टम्स होता है कि वो कहीं से कुछ भी मॉफ कर लेते हैं और आपको ब्लैकमेल कर लेते हैं। बट इसके लिए भी हमारा लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक अगर ऐसा कोई भी ऐसे फ़ोटोज़ आपके हैक कर रहा है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप इमीडिएटली आप ऑनलाइन रिपोर्ट दे सकते हो साइबर सेल्स में। चंद्रपुर जैसी सिटी में भी साइबर सेल है, आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको वो सोर्स निकाल के देंगे कि ये फ़ोटो आपका कहाँ से निकाला गया था, कैसे निकाला गया था, और उसने मॉफ कैसे किया है। अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक अननोन पर्सन है, थर्ड पर्सन, जिसने फेसबुक से मेरा फ़ोटो निकाल लिया और फ़ोटो निकाल के एक ब्लैकमेल करने के लिए एक न्यूड इसमें डाल दिया। अब मेरा मार्केट में रेपुटेशन है, अगर मेरा ऐसा फ़ोटो स्प्रेड हो जाता है तो मेरा पूरा रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगा और मेरी इज्जत भी चली जाएंगी। तो अब वो थर्ड पर्सन को मुझे हैक करना है कि वो कहाँ है, तो मुझे तो नहीं पता कैसे मैं उसे हैक करूँ, वो मेरे नोन में नहीं है, मेरे पास सोर्सेस नहीं है। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और साइबर लॉज में साइबर के ऐसे सिस्टम्स बने हैं जहाँ पे पुलिस मशीनरीज उनको हैक कर सकती है। आपका वो सोर्स निकाल के देती है कि उन्होंने वो कहाँ पे बैठे हैं और आपका फ़ोटो उन्होंने कैसे हैक किया है और आपको वो किस एंगल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका, चाइना, ये वाइड स्प्रेड हो रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो सिस्टम में हम भी आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने अचीव नहीं किया, इसमें हमको आज भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम वो फेज़ में जा रहे हैं ताकि हम उसको मिनांग को वो कम कर सके। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस हमें ही होना चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपको पता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस से भी लोग आपको हैक कर लेते हैं। आपने समझ लो फैमिली का एक आधी व्हाट्सएप स्टेटस पे एक फ़ोटो डाल दिया, वो फ़ोटो को हैक कर लेंगे, वहाँ से वो मॉफ करके दूसरे इसमें लगा देंगे और आपको ब्लैकमेलिंग चालू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें भी है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको खुद को अवेयर रहना है। लॉ तो है, बट आप जब तक अवेयर नहीं रहोगे तो आपको लॉ भी नहीं बचा पाएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, कमिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।